हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड बोर्ड 2023 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए क्लास 12 इकोनॉमिक्स के न्यू मॉडल पेपर में सेट 3 का सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों का सही आंसर को देखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोडरमा जिला के डीसी द्वारा इस बार फिर न्यू मॉडल पेपर जारी किया गया है। तो अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में मॉडल सेट 3 का सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों का सही आंसर को देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्लास 12 इकोनॉमिक्स में मॉडल सेट 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन को देखेंगे। पहले टोटल 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स वाला, जिसमें आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का ही आंसर देना है। यानी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन से आपको 2 × 5 = 10 मार्क्स मिलेगा। टोटल 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। पहला प्रश्न है, आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? आंसर, वे सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को आय की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे उत्पादन, निवेश, विनिमय आदि। याद रखिएगा, वे सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को आय की प्राप्ति होती है, इनकम की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे उत्पादन, निवेश, विनिमय आदि। ठीक है, यानी किसी वस्तु को बनाकर बेचना, कोई काम में पैसा इन्वेस्ट करना, वस्तु का खरीद बिक्री लेन देन करना, ये सभी आर्थिक क्रियाएं होती है। लेकिन वे सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को आय की प्राप्ति नहीं होती है, इनकम क्रिएट नहीं होती है, उसे गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कपड़ा पहनना, भोजन करना, मंदिर में पूजा करना, ये सभी गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। याद रखिएगा, यदि आपको कोई काम से आय की प्राप्ति हो रहा है तो वह आर्थिक क्रिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, कोई वस्तु बनाकर बेच रहे हैं, दुकान खोले हैं, या तो कोई सामान को बेचकर आय प्राप्त कर रहे हैं, तो आर्थिक क्रिया है। लेकिन आप रोज कपड़ा पहनते हैं, रोज भोजन खाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, तो ये सभी गैर आर्थिक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनसे आपको आय की प्राप्ति नहीं होती है। आगे देखिए, सवाल नंबर 2, कुल उपयोगिता क्या है? टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता क्या है? आंसर, किसी वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त विभिन्न सीमांत उपयोगिता के कुल जोड़ को कुल उपयोगिता कहते हैं। क्या बोला? किसी वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त विभिन्न सीमांत उपयोगिता के कुल जोड़ को कुल उपयोगिता कहते हैं। अर्थात टोटल यूटिलिटी इक्वल टू MU पहला इकाई का प्लस MU दूसरा इकाई का प्लस MU तीसरा इकाई का प्लस ... प्लस MU n इकाई तक जोड़ देंगे सबको, तो सिग्मा MU को टोटल यूटिलिटी कहेंगे, TU कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी के टोटल जोड़ को सिग्मा MU को टोटल यूटिलिटी TU कहेंगे। यानी सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त अलग अलग सीमांत उपयोगिता के टोटल जोड़ को टोटल यूटिलिटी TU कहेंगे। TU बराबर सिग्मा MU का टोटल जोड़। आगे देखिए, सवाल नंबर 3, स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं? स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं? सब्स्टिट्यूट्स गुड्स क्या है? सब्स्टिट्यूट्स गुड्स क्या है? आंसर,
वह वस्तुएं जिसका प्रयोग मनुष्य एक दूसरे के बदले में करता है उसे स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। जैसे चाय, कॉफ़ी, गुड़, चीनी, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, कोलगेट, पेप्सोडेंट आदि। ठीक है, वह दो वस्तुएं का जोड़ा जिसका प्रयोग मनुष्य एक दूसरे के बदले में करता है उसे स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। जैसे चाय के बदले कॉफ़ी या कॉफ़ी के बदले चाय, गुड़ के बदले चीनी, चीनी के बदले गुड़, जूस के बदले कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, कोलगेट के बदले पेप्सोडेंट आदि। लेकिन वह वस्तुएं जिसका प्रयोग मनुष्य एक दूसरे के साथ में करता है, एक दूसरे के साथ में करता है, साथ में, उसे पूरक वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे कार के साथ पेट्रोल, कलम के साथ स्याही, कोलगेट के साथ ब्रश, जूता के साथ मोजा, तो उसे पूरक वस्तुएं कहेंगे। स्थानापन्न वस्तुएं का प्रयोग एक दूसरे के बदले में होता है और पूरक वस्तुओं का प्रयोग एक दूसरे के साथ में होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 4, उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन की परिभाषा दीजिए। उत्पादन फलन क्या है? आंसर, किसी वस्तु के उत्पादन और उसके उत्पत्ति के साधनों के बीच के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। क्या बोला? किसी वस्तु के उत्पादन यानी आउटपुट और उसके उत्पत्ति के साधनों यानी इनपुट के बीच के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। मतलब आउटपुट और इनपुट के बीच के फंक्शन को प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। गणितीय रूप में QX बराबर फंक्शन ऑफ ABCD, यानी X वस्तु का उत्पादन निर्भर करता है उत्पत्ति के साधनों पर ABCD पर। ठीक है, भूमि पर, श्रमिक पर, पूंजी पर, उद्यमी यानी मालिक पर। क्या समझ में आया? QX क्या है? X वस्तु का उत्पादन की मात्रा यानी आउटपुट। F क्या है? F फंक्शन है। ABCD क्या है? उत्पत्ति के 4 साधन है, इनपुट है, यानी भूमि, श्रमिक, पूंजी, उद्यमी। तो किसी वस्तु का उत्पादन आउटपुट और उसके उत्पत्ति के साधन इनपुट के बीच के फंक्शन को, फलनात्मक संबंध को प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन फलन कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 5 नंबर को पढ़िए। 5, वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम क्या समझते हैं आप? आंसर, वस्तुओं की वस्तुओं या सेवाओं के साथ प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट अदला बदली की प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। यानी इसमें मुद्रा के प्रयोग के बिना एक वस्तु या सेवा का दूसरी वस्तु या सेवा के साथ डायरेक्ट सीधा लेन देन होता है। क्या समझे? वस्तुओं की वस्तुओं या सेवाओं के साथ, कोई काम के साथ डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष अदला बदली लेन देन की प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी इसमें मुद्रा के प्रयोग के बिना एक वस्तु या सेवा का दूसरी वस्तु या सेवा के साथ डायरेक्ट सीधा लेन देन होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 6 नंबर पढ़िए। बैंक दर, बैंक रेट किसे कहते हैं? आंसर, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक अपने सदस्य व्यापारिक बैंकों को यानी कॉमर्शियल बैंकों को ऋण सुविधाएं प्रदान करती है उसे बैंक दर कहते हैं। बैंक रेट क्या है? जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने सदस्य व्यापारिक बैंकों को ऋण सुविधाएं प्रदान करती है उसे बैंक रेट कहते हैं। आगे देखिए 2 मार्क्स वाला अंतिम प्रश्न 7 नंबर। पूर्ण रोजगार फुल एम्प्लॉयमेंट को परिभाषित कीजिए। फुल एम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हैं? आंसर, पूर्ण रोजगार संतुलन की वह स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मांग यानी एग्रीगेट डिमांड AD
उसके कुल पूर्ति यानी एएस एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। क्या समझे? पूर्ण रोजगार संतुलन की वह स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की एग्रीगेट डिमांड सामूहिक मांग उसके कुल पूर्ति यानी सामूहिक पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। आगे देखिए 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। टोटल परीक्षा में 7 गो 3 मार्क्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का ही आंसर देना है। यानी इस ग्रुप से आपको 3 गुना 5 बराबर 15 मार्क्स मिलेगा। 3 गुना 5 बराबर 15 मार्क्स आपको इस ग्रुप से मिलेगा। देखिए पहला प्रश्न 8 नंबर को, सवाल नंबर 8। सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी MU एवं कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी TU के बीच संबंध बताइए। क्या समझे? प्रश्न में क्या बोला? सीमांत उपयोगिता MU एवं कुल उपयोगिता TU मार्जिनल यूटिलिटी एवं टोटल यूटिलिटी के बीच संबंध बताना है। आंसर MU एवं TU के बीच संबंध। 1 नंबर, जब तक सीमांत उपयोगिता MU धनात्मक रहती है तब तक कुल उपयोगिता TU घटते हुए दर से बढ़ती है। दूसरा, जब सीमांत उपयोगिता MU शून्य हो जाती है घटकर, तब कुल उपयोगिता TU अधिकतम स्थिर होती है। तीसरा, जब सीमांत उपयोगिता MU ऋणात्मक हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तब कुल उपयोगिता TU घटने लगती है। क्या समझे? जब तक मार्जिनल यूटिलिटी MU पॉजिटिव रहेगा तब तक टोटल यूटिलिटी TU घटते हुए दर से बढ़ेगा। दूसरा, जब मार्जिनल यूटिलिटी MU घटकर 0 हो जाएगा तब टोटल यूटिलिटी TU अधिकतम मैक्सिमम स्थिर होगा। तीसरा, जब मार्जिनल यूटिलिटी MU घटकर नेगेटिव हो जाएगा तो टोटल यूटिलिटी TU घटना शुरू कर देगा। यही 3 संबंध है MU और TU के बीच। आगे देखिए सवाल नंबर 9 नंबर को पढ़िए। मांग का विस्तार एवं मांग में वृद्धि के बीच अंतर स्पष्ट करें। मांग का विस्तार एवं मांग में वृद्धि के बीच अंतर स्पष्ट करें। देखिए विस्तार और वृद्धि दोनों का अर्थ है मांग का बढ़ना। ठीक है, विस्तार बोले चाहे वृद्धि बोले, दोनों का मतलब होता है मांग का बढ़ना। ठीक है, मांग का आगे वृद्धि होना, लेकिन अलग अलग तरीके से। पढ़िए, मांग का विस्तार एवं मांग में वृद्धि के बीच अंतर। पहला 1 नंबर, अन्य बातों के समान रहने पर जब केवल कीमत के कारण मांग बढ़ती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं, जबकि कीमत को छोड़कर जब अन्य कारकों के कारण वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। क्या बोला? जब अन्य बातों के समान रहने पर बाजार में किसी वस्तु का केवल दाम के चलते मांग बढ़ता है तो उसे मांग का विस्तार कहेंगे, और जब कीमत को छोड़कर अन्य कारकों के कारण, अन्य कारक मतलब उपभोक्ता की आय स्तर, उपभोक्ता की रुचि, फैशन, उसके बाद जनसंख्या, मौसम आदि के चलते वस्तु का मांग बढ़ेगा तो उसे मांग में वृद्धि कहेंगे। इसका मतलब एग्जाम्पल क्या होगा? जब सेब का दाम घट गया तो मांग बढ़ेगा, उसका नाम मांग का विस्तार होगा। पेट्रोल का दाम घट गया, मांग बढ़ेगा, उसका नाम मांग का विस्तार होगा। कपड़ा का दाम घट गया, मांग बढ़ेगा तो उसका नाम मांग का विस्तार होगा। गाड़ी का दाम घट गया, मांग बढ़ेगा तो उसका नाम मांग का विस्तार होगा। दाम के चलते मांग बढ़ा तो मांग का विस्तार। अच्छा, मांग में वृद्धि का एग्जाम्पल क्या होगा? वर्षा के दिन में छाता का बिक्री बेसी होना मांग में वृद्धि होता है। गर्मी के दिन में आइसक्रीम बेसी बिकना, कोल्ड ड्रिंक्स बेसी बिकना मांग में वृद्धि कहलाता है। ठंडा के मौसम में स्वेटर बेसी बिकना मांग में वृद्धि कहलाता है। ठीक है, ठंडा के दिन में अंडा बेसी बिकना मांग में वृद्धि कहलाता है। क्या समझें? कीमत को छोड़कर कोई अन्य कारक के चलते जब व्यक्ति का आय बढ़ जाता है, वस्तु पर रुचि बढ़ जाता है, जनसंख्या बढ़ जाता है, मौसम अनुकूल रहता है तो मांग में वृद्धि होती है।
आगे पढ़िए, अंतर नंबर 2, अंतर नंबर 2 देखिए दूसरा, मांग का विस्तार में वस्तु की कम कीमत पर अधिक मांग होती है, जबकि मांग में वृद्धि की स्थिति में उतनी कीमत पर अधिक मांग या अधिक कीमत पर उतनी मांग होती है। ठीक है, यानी कीमत का प्रभाव मांग पर नहीं पड़ता है। मांग में वृद्धि अन्य कारकों, रुचि, जनसंख्या, इनकम, मौसम आदि के चलते होता है। इसीलिए बोला मांग में वृद्धि की स्थिति में उतनी कीमत पर अधिक मांग या अधिक कीमत पर उतनी मांग होती है। तीसरा अंतर, तीसरा पॉइंट देखिए, मांग का विस्तार में मांग वक्र नहीं बदलती है, जबकि मांग में वृद्धि की स्थिति में मांग वक्र बदल जाती है। आगे देखिए सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 को पढ़िए, 10 नंबर, अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की परिभाषा दीजिए। अवसर लागत की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। समझिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। आंसर, वर्तमान में किसी काम को करने के लिए उसके पीछे छोड़े गए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य अवसर लागत कहलाता है। इसे आर्थिक लागत या हस्तांतरण लागत भी कहा जाता है। याद रखिएगा, वर्तमान में किसी काम को करने के लिए उसके पीछे छोड़े गए सभी सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य अवसर लागत कहलाता है। इसे आर्थिक लागत या हस्तांतरण लागत भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, एक व्यक्ति जिसे एक ही समय में 3 नौकरियां, 3 जॉब प्राप्त हुई है, जो क्रमशः बैंक, रेलवे एवं हाई स्कूल शिक्षक की नौकरी है, जिसका वेतन क्रमशः 30,000 रुपया, 40,000 रुपया एवं 50,000 रुपया है। तो यहाँ पर व्यक्ति हाई स्कूल के नौकरी को करना चाहेगा, जिसके लिए उसे बैंक तथा रेलवे की नौकरी को छोड़ देना पड़ेगा, जिसमें से रेलवे की नौकरी सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में रह जाएगी। अतः रेलवे की नौकरी जिसे त्याग दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, वह हाई स्कूल के नौकरी के लिए अवसर लागत कहलाएगी। क्या समझ में आया? वर्तमान में किसी काम को करने के लिए उसके पीछे छोड़े गए विभिन्न सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य अवसर लागत कहलाता है। ठीक है, जितना ऑप्शन छोड़े हैं भिन्न भिन्न प्रकार का, उसमें से सर्वश्रेष्ठ बेस्ट चॉइस विकल्प का मूल्य अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। इसे आर्थिक लागत या हस्तांतरण लागत भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोला? एक व्यक्ति को एक ही टाइम पर 3 गो नौकरी प्राप्त हुआ है, 3 गो जॉब मिला है, बैंक में, रेलवे में, हाई स्कूल टीचर में, जिसका वेतन क्रमशः 30,000, 40,000 और 50,000 रुपया है। तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर व्यक्ति हाई स्कूल टीचर के नौकरी को करना चाहेगा, जिसके लिए उसे बैंक तथा रेलवे की नौकरी को छोड़ देना पड़ेगा। अब बैंक तथा रेलवे की नौकरी जिसको पीछे छोड़ दिया जा रहा है, उसमें से रेलवे की नौकरी हाई स्कूल टीचर की नौकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ बेस्ट विकल्प के रूप में, ऑप्शन के रूप में पीछे रह जाएगी। अतः रेलवे की नौकरी का मूल्य जिसे छोड़ दिया जाता है पीछे, वह हाई स्कूल टीचर की नौकरी के लिए अवसर लागत कहलाएगी। आगे देखिए सवाल नंबर 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। सामूहिक मांग के निर्धारक घटकों को बताइए। सामूहिक मांग एग्रीगेट डिमांड एडी के निर्धारक घटक संघटक को बताइए। आंसर, सामूहिक मांग के निर्धारक घटक, पहला ए नंबर, बंद अर्थव्यवस्था में यानी क्लोज्ड इकोनॉमी में, बंद अर्थव्यवस्था में जहां विदेशी व्यापार घटक अनुपस्थित होता है, तो क्या होगा? सामूहिक मांग कुल व्यय के बराबर होता है, यानी उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय, एडी बराबर सी प्लस आई। याद रखिएगा, सामूहिक मांग मतलब अर्थव्यवस्था का टोटल वस्तु एवं सेवा का मांग का जोड़। तो हम लोग अर्थव्यवस्था में कितना मांग कर पाएंगे? जितना टोटल खर्चा कर पाएंगे। इसीलिए सामूहिक मांग कुल व्यय के रूप में व्यक्त होता है। तो एक व्यक्ति का कुल व्यय 2 भाग में होता है, एगो उपभोग व्यय और बचा हुआ पैसा का निवेश व्यय। यानी सामूहिक मांग कुल व्यय के रूप में व्यक्त होगा। तो आय
को जब कुल व्यय करते हैं तो दो भाग में होता है, एक उपभोग व्यय और एक बचा हुआ पैसा का निवेश व्यय, यानी एग्रीगेट डिमांड एडी बराबर सी प्लस आई हो जाएगा। सामूहिक मांग इक्वल टू कुल व्यय, और कुल व्यय मतलब उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय, यानी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर प्लस निवेश व्यय यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एडी बराबर कंज्यूमशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एडी बराबर सी प्लस आई। आगे देखिए, खुली अर्थव्यवस्था में यानी ओपन इकोनॉमी में जहां विदेशी व्यापार घटक उपस्थित होता है, यानी जहां आयात निर्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, तो क्या हो जाएगा, सामूहिक मांग बराबर उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय प्लस सार्वजनिक व्यय प्लस निर्यात आयात, यानी शुद्ध निर्यात। निर्यात आयात के अंतर को शुद्ध निर्यात कहते हैं। ठीक है, सामूहिक मांग बराबर क्या हो जाएगा खुली अर्थव्यवस्था में, उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय प्लस सार्वजनिक व्यय सरकार का प्लस निर्यात माइनस आयात। तो क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंज्यूमशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आगे देखिए सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 को पढ़िए। 12 नंबर में 12th में न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल, एक अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई आय का 20% बचा लिया जाता है। यदि निवेश में वृद्धि 10,000 की होती है तो आय में कितनी वृद्धि होगी, क्या समझे? प्रश्न में क्या बोला, एक अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई आय का 20% बचा लिया जाता है। यदि निवेश में वृद्धि 10,000 की होती है तो आय में वृद्धि कितनी होगी? आंसर दिया है बचत बराबर आय का 20%। क्वेश्चन में बोल दिया है बढ़ी हुई आय का 20% बचा लिया जाता है, यानी बचत बराबर आय का 20%। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बराबर यानी बचत में वृद्धि, बचत में परिवर्तन इक्वल टू आय में वृद्धि का 20%, यानी डेल्टा एस बराबर डेल्टा वाई गुना 20/100। तो डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई हो जाएगा 0.2। अब डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई क्या होता है, एमपीएस होता है, तो एमपीएस का मान 0.2 हो गया। कैसे निकालें, सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला गया है बढ़ी हुई आय का 20% बचा लिया जाता है, यानी बचत बराबर आय का 20%। तो बचत में वृद्धि डेल्टा एस बराबर आय में वृद्धि डेल्टा वाई का 20/100, यानी डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई बराबर 0.2। तो डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई क्या होता है, एमपीएस होता है, तो एमपीएस बराबर 0.2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में फिर दिया है यदि निवेश में वृद्धि 10,000 की होती है तो आय में वृद्धि कितनी होगी, यानी अब डेल्टा आई का मान इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि 10,000 रुपया, तो डेल्टा वाई निकालना है। तो निवेश गुणक का फॉर्मूला होता है के बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई इक्वल टू 1/MPS। याद रखिएगा, निवेश गुणक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का 2 फॉर्मूला होता है, के बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई इक्वल टू 1/MPS। तो डेल्टा वाई का मान निकालना है, तो लिख दिए डेल्टा वाई बटा 10,000 डेल्टा आई का मान इक्वल टू 1/0.2 MPS का मान। सॉल्व करेंगे तो डेल्टा वाई बराबर 10,000 बटा 0.2 हो जाएगा, यानी डेल्टा वाई बराबर 50,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हुए सब मटेरियल को लिख लीजिएगा और फॉर्मूला का यूज करते हुए सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आराम से बन जाएगा। बहुत सरल शब्दों में बना दिए हैं, इजी तरीके से। आगे देखिए सवाल नंबर 13 को पढ़िए। 13, खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती है? खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती है? ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होती है? यह कैसे ऋण की उपलब्धता को प्रभावित करती है? ठीक है,
आंसर, जब केंद्रीय बैंक द्वारा स्वयं मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार यानी बैंक में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री की जाती है तो उसे खुले बाजार की क्रियाएं कहा जाता है। यानी जब सेंट्रल बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंक के साथ मतलब मुद्रा बाजार पूंजी बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री की जाती है तो उसे खुले बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। अर्थात जब केंद्र बैंक अपने प्रतिभूतियों को बेचता है तो मुद्रा बाजार में यानी व्यापारिक बैंकों के पास मुद्रा की मात्रा घट जाती है, जिससे व्यापारिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता घट जाती है। परिणाम स्वरूप साख मुद्रा का संकुचन होता है। इसके विपरीत होने पर साख मुद्रा का विस्तार होता है। क्या बोला? जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक के पास अपना कोई प्रतिभूतियों को परिसंपत्तियों को बेच देगा तो इसका मतलब है व्यापारिक बैंक का पैसा सेंट्रल बैंक खींच लिया तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा घट जाएगा, जिसके कारण व्यापारिक बैंकों का कमर्शियल बैंकों का ऋण देने का लोन देने का क्षमता अपना बैंक में घट जाएगा। वह कस्टमर को कम लोन दे पाएगा। परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में साख मुद्रा का संकुचन हो जाएगा। इसके विपरीत होने पर साख मुद्रा का विस्तार होगा। यही है खुले बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब सेंट्रल बैंक के द्वारा मुद्रा बाजार यानी पूंजी बाजार कॉमर्शियल बैंक व्यापारिक बैंकों के साथ सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री की जाती है, लेन देन किया जाता है तो उसे खुले बाजार की क्रियाएं कहा जाता है। आगे पढ़िए सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 को पढ़िए। 14, संतुलित बजट और घाटे के बजट में अंतर बताइए। संतुलित बजट यानी बैलेंस बजट और घाटे का बजट यानी डिफिसिट बजट में अंतर बताना है। आंसर, संतुलित बजट यानी बैलेंस बजट यह वह बजट है जिसमें सरकार की अनुमानित आय एवं अनुमानित व्यय दोनों आपस में बराबर होते हैं। अर्थात संतुलित बजट में सरकार की अनुमानित आय सरकार की अनुमानित व्यय के बराबर होती है। आगे घाटे का बजट यानी डिफिसिट बजट यह वह बजट है जिसमें सरकार की अनुमानित आय सरकार के अनुमानित व्यय से कम होती है। यानी जब सरकार का अनुमानित व्यय उसके आय से अधिक हो जाती है तब सरकार को घाटा होता है, जिसे घाटे का बजट कहते हैं। यानी घाटे का बजट में सरकार की अनुमानित व्यय सरकार की अनुमानित आय से अधिक होती है, सरकार को लॉस होता है। विकासशील देशों के लिए घाटे का बजट अधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, जो देश विकासशील होता है जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब देश में देश को विकसित करने के लिए घाटे का बजट ही अपनाया जाता है ताकि मेरा देश आगे बढ़े, डेवलप हो, सरकारी व्यय अधिक हो। घाटे का बजट ही अपनाया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति उत्पन्न न हो। ठीक है, और अर्थव्यवस्था विकसित हो। आगे देखिए, आगे हम लोग पहुंच गए 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में। टोटल परीक्षा में 5 गो लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला पूछा जाएगा, जिसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का ही जवाब देना है। यानी 5 मार्क्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन ग्रुप से आपको 3 गुना 5 बराबर 15 मार्क्स मिलेगा। 3 प्रश्नों का जवाब देना है लॉन्ग क्वेश्चन में। देखिए पहला प्रश्न 15 नंबर को, मांग की कीमत लोच की आनुपातिक विधि को स्पष्ट करें। मांग की कीमत लोच की आनुपातिक विधि को समझाइए। आंसर, प्रतिशत या आनुपातिक विधि। इस विधि द्वारा मांग की लोच को मापने का प्रतिपादन प्रोफेसर फलक्स ने किया है। इठो ऑब्जेक्टिव में आएगा कि मांग की लोच को प्रतिशत या अनुपातिक विधि द्वारा मापने का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर फलक्स ने किया है। इस विधि के अनुसार, इस रीति के अनुसार मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए किसी वस्तु की मांग में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को उसके कीमत में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से भाग दिया जाता है। यानी अर्थात मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी बराबर मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है,
आगे देखिए कैसे निकालेंगे। व्याख्या यानी एक्सप्लेन। माना प्रारंभिक कीमत P1 तब प्रारंभिक मांग Q1 तथा अंतिम कीमत P2 तब अंतिम मांग Q2। इसीलिए कीमत में परिवर्तन P2 माइनस P1 डेल्टा P एवं मांग में परिवर्तन Q2 माइनस Q1 डेल्टा Q। अब आगे देखिए। अब क्या बोला? कीमत में अनुपातिक परिवर्तन बराबर कीमत में परिवर्तन बटा प्रारंभिक कीमत यानी डेल्टा P बाई P1। क्या बोला? कीमत में अनुपातिक परिवर्तन कैसे निकाला जाता है? कीमत में परिवर्तन बटा प्रारंभिक कीमत पहला कीमत यानी डेल्टा P बाई P1। उसी तरह से मांग में अनुपातिक परिवर्तन हो जाएगा मांग में परिवर्तन बटा प्रारंभिक मांग पहला मांग यानी डेल्टा Q बाई Q1 डेल्टा Q बाई Q1। आगे देखिए सूत्र से मांग की लोच का फॉर्मूला क्या था? मांग की लोच का फॉर्मूला था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED बराबर डेल्टा Q बाई Q1 गुना 100। डेल्टा Q बाई Q1 अनुपातिक परिवर्तन हुआ इंटू 100 प्रतिशत परिवर्तन हो गया भागा डेल्टा P बाई P1 अनुपातिक परिवर्तन हुआ इंटू 100 प्रतिशत परिवर्तन हो गया। 100 कट जाएगा तो बचेगा डेल्टा Q बाई Q1 इंटू P1 बाई डेल्टा P। भागा को गुना में चेंज करेंगे तो पलटी मारेगा यानी डेल्टा Q बाई Q1 गुना P1 बटा डेल्टा P। तो हो जाएगा डेल्टा Q बटा डेल्टा P गुना P1 बटा Q1। ठीक है, वैल्यू को पुट कर दिए तो मेरा अंतिम में मांग की लोच ED बराबर फॉर्मूला आ गया डेल्टा Q बटा Q1 गुना P1 बटा Q1। इसमें से सभी का अर्थ क्या है? डेल्टा Q यानी मांग में परिवर्तन, डेल्टा P यानी कीमत में परिवर्तन, P1 यानी पहला कीमत, Q1 यानी पहला मांग। कोई न्यूमेरिकल दिया रहेगा सब वैल्यू को निकालकर पुट कर दीजिएगा तो आपका मांग की लोच प्रतिशत या अनुपातिक विधि में निकल जाएगा। चूंकि किसी वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच विपरीत नेगेटिव उल्टा संबंध होता है इसीलिए मांग की लोच ऋणात्मक प्राप्त होती है। अतः ED बराबर माइनस डेल्टा Q बाई डेल्टा P गुना P1 बाई Q1। यानी जब कोई न्यूमेरिकल दिया रहेगा पहला कीमत पहला मांग दूसरा कीमत दूसरा मांग, कीमत में चेंज मांग में चेंज निकाल लेंगे और इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे ED बराबर डेल्टा Q बाई डेल्टा P गुना P1 बाई Q1। तो जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा। क्यों? कीमत बढ़ने से मांग घटती है और कीमत घटने से मांग बढ़ती है। कीमत एवं मांग के बीच विपरीत नेगेटिव उल्टा संबंध होता है इसलिए मांग की लोच ED का मान हमेशा नेगेटिव प्राप्त होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। संतुलन कीमत क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस संतुलन कीमत क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता में यह कैसे निर्धारित होती है, कैसे तय होती है? सचित्र समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आंसर संतुलन कीमत इक्विलिब्रियम प्राइस वह कीमत जिस पर किसी वस्तु की मांग एवं पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है उसे संतुलन कीमत कहते हैं। यानी संतुलन कीमत वह कीमत होता है जिस पर किसी वस्तु की मांग यानी खरीदारी एवं वस्तु की पूर्ति यानी बिक्री एक दूसरे के बराबर होती है उसे संतुलन कीमत कहते हैं। संतुलन कीमत पर क्रेता खरीदने के लिए और विक्रेता बेचने के लिए तैयार होता है। खरीद बिक्री एक दूसरे के बराबर होती है, मांग पूर्ति बराबर यानी खरीदारी बराबर बिक्री। आगे देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे फर्म होते हैं जो सभी मिलकर एक उद्योग का निर्माण करते हैं, लेकिन कोई भी फर्म के पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण उद्योग करती है, जिसके कारण इसे कीमत निर्धारक प्राइज मेकर कहा जाता है तथा प्रत्येक फर्म इस कीमत को स्वीकार करके अपनी वस्तुओं को इसी कीमत पर बेचते हैं, जिसके कारण इसे कीमत स्वीकारक प्राइस टेकर कहा जाता है। क्या बोला?
पूर्ण प्रतियोगिता में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बहुत सारे एक ही वस्तु के फर्म होते हैं, दुकानदार होते हैं, जो सभी मिलकर एक उद्योग इंडस्ट्री का निर्माण करते हैं। लेकिन कोई भी दुकानदार फर्म के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वह अकेला बाजार कीमत को प्रभावित कर सके, बाजार कीमत को कम बेसी कर सके। इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण मालिक यानी उद्योग करती है, जिसके कारण उद्योग को कीमत निर्धारक प्राइस मेकर कहते हैं तथा प्रत्येक फर्म विक्रेता इस कीमत को स्वीकार करके अपनी वस्तुओं को इसी कीमत पर बेचते हैं जो उद्योग तय किया, जिसके कारण सभी फर्मों को कीमत स्वीकारक प्राइस टेकर कहा जाता है। कीमत स्वीकारक प्राइस टेकर कहा जाता है और उद्योग को कीमत निर्धारक प्राइस मेकर कहा जाता है, मेकर। अब आगे देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है, यानी जहां मांग वक्र एवं पूर्ति वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या बराबर होते हैं, उसी बिंदु पर संतुलन कीमत का निर्धारण होता है। देखिए, रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण, ग्राफ द्वारा, रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण समझिए। फिगर 1 में इंडस्ट्री को दर्शाया गया है जिसको प्राइस मेकर कहते हैं, जो दाम को तय करता है। फिगर 2 में फर्म की स्थिति को दर्शाया गया है जिसे प्राइस टेकर कहते हैं, जो उद्योग के दाम को स्वीकार करके अपना वस्तु को उसी कीमत पर बेचता है जो उद्योग तय किया। यानी जहां पर इंडस्ट्री में डी डिमांड कर्व मांग वक्र और एस पूर्ति वक्र सप्लाई कर्व एक दूसरे को संतुलन बिंदु ई पर काटती है, वहाँ पर ओपी संतुलन कीमत का तय होता है। ठीक है, इसी ओपी कीमत को सभी फर्मों के द्वारा स्वीकार किया जाता है फिगर 2 में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, जहाँ पर AR बराबर MR होता है। क्या समझे? फिगर 1 में उद्योग है, दाम तय कैसे होगा? डी मांग वक्र और एस पूर्ति वक्र, डिमांड कर्व सप्लाई कर्व संतुलन बिंदु ई पर मिलता है, टच करता है। जहां डिमांड बराबर सप्लाई है तो वहां पर संतुलन कीमत इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी है। ओपी इंडस्ट्री संतुलन कीमत को तय किया, इसी कीमत को सभी फर्मों के द्वारा फिगर 2 में स्वीकार किया जा रहा है और इसी कीमत पर अपना वस्तु को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्मों के द्वारा विक्रेता के द्वारा अपना सामान को अपना अलग अलग मॉल में बेचा जाएगा। एक समान दाम, एक समान वस्तु, पूरी कंपटीशन, जहाँ पर AR बराबर MR होता है, जहाँ AR बराबर MR बराबर दाम होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है चित्रानुसार फिगर 1 में उद्योग की स्थिति को दर्शाया गया है, जहां डी वस्तु की मांग वक्र एवं एस वस्तु की पूर्ति वक्र है। डिमांड कर्व है डी, सप्लाई कर्व है एस। जिस बिंदु पर मांग वक्र डी एवं पूर्ति वक्र एस एक दूसरे के बराबर होती है, काटती है, उस पर ओपी संतुलन कीमत का निर्धारण होता है, जिसे संतुलन कीमत कहते हैं। ठीक है, संतुलन बिंदु ई इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी होगा संतुलन कीमत। आगे देखिए फिगर 2 में, दूसरी ओर फिगर 2 में फर्म की स्थिति को दर्शाया गया है, फर्म की स्थिति को दर्शाया गया है जिसमें उद्योग द्वारा निर्धारित किए गए ओपी कीमत को सभी फर्म स्वीकार करती है, सभी विक्रेता स्वीकार करती है और अपनी वस्तुओं को उसी कीमत पर बेचती है जो उद्योग तय किया, जहां पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर MR होता है। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की संतुलन कीमत का निर्धारण होता है, तय होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 17। आगे 17 नंबर सवाल को पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। देखिए, कुल आगम टोटल रेवेन्यू, सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू एवं औसत आगम एवरेज रेवेन्यू की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। पहले पढ़ेंगे कुल आगम टोटल रेवेन्यू यानी TR, किसी उत्पादक या फर्म द्वारा अपनी उत्पादित सभी वस्तुओं को बाजार में बेचने से प्राप्त मुद्रा के रूप में कुल राशि को कुल आगम कहते हैं। अर्थात कुल आगम बराबर वस्तु की प्रति इकाई कीमत गुना बेची गई मात्रा, मतलब टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। कितना
दाम में एक वस्तु बेचें और कितना क्वांटिटी बेचें, दोनों को गुना कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। मतलब किसी उत्पादक या फर्म द्वारा अपनी उत्पादित सभी वस्तुओं को बेचने से प्राप्त मुद्रा के रूप में कुल राशि को कुल आगम कहते हैं। कुल आगम कैसे निकाला जाता है? एक वस्तु कितना में बेचें प्रति इकाई कीमत और बेची गई मात्रा को गुना कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, एक विक्रेता वस्तु की एक इकाई 10 रुपया में बेचता है और यदि वह कुल 500 इकाइयाँ बेचता है तब कुल आगम टोटल रेवेन्यू बराबर 10 रुपया दाम और 500 इकाई बेचा, 500 पीस बेचा तो 10 गुना 500 बराबर 5000 रुपया कुल आगम प्राप्त किया, कुल आय कुल राशि को प्राप्त किया। आगे देखिए 2 नंबर, सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू MR। किसी उत्पादक द्वारा किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आगम में जो परिवर्तन या वृद्धि होता है उसे उस इकाई का सीमांत आगम कहते हैं। क्या बोला? सीमांत शब्द का अर्थ एक अतिरिक्त होता है, यानी किसी उत्पादक द्वारा किसी वस्तु की एक एक्स्ट्रा इकाई को बेचने से जो एक्स्ट्रा रुपया प्राप्त होता है, जो एक्स्ट्रा आय आगम प्राप्त होता है, यानी कुल आगम में जितना परिवर्तन या वृद्धि होती है उसे उस इकाई का सीमांत आगम कहा जाएगा। गणितीय रूप में MRN बराबर TRN माइनस TRN माइनस 1, एक कम होगा एक कम, MRN बराबर TRN माइनस TRN माइनस 1, मतलब MRN बराबर nवीं इकाई का सीमांत आगम, TRN बराबर n इकाई तक का कुल आगम, TRN माइनस 1 बराबर n माइनस 1 इकाई तक का कुल आगम। आगे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, उदाहरण के लिए, यदि एक वस्तु की 5 इकाइयाँ बेचने पर कुल आगम 40 रुपया है तथा 6 इकाइयाँ बेचने पर कुल आगम 50 रुपया है तो 6 इकाइयों का सीमांत आगम MR बराबर 50 माइनस 40 बराबर 10 रुपया हो जाएगा। क्या समझें? सीमांत आगम मतलब होता है एक इकाई एक्स्ट्रा बेचने से कितना एक्स्ट्रा रुपया प्राप्त हुआ, कितना एक्स्ट्रा आय आगम प्राप्त हुआ, उसी का नाम होगा सीमांत आगम। 5 पीस बेचें तो कुल आगम प्राप्त हुआ 40 रुपया। इसके बाद एक एक्स्ट्रा 6 पीस बेचें तो कुल आगम प्राप्त हुआ 50 रुपया। तो एक एक्स्ट्रा बेचने से 50 माइनस 40 10 रुपया एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ, जिसका नाम होगा सीमांत आगम। आगे देखिए औसत आगम एवरेज रेवेन्यू AR को समझिए। औसत आगम एवरेज रेवेन्यू AR को समझिए। किसी वस्तु की उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री करने से प्राप्त आगम को औसत आगम कहते हैं। क्या समझें? कोई वस्तु का एक इकाई बेचने से कितना रुपया प्राप्त हुआ प्रति इकाई बिक्री करने से, तो उसको बोलेंगे औसत आगम एवरेज रेवेन्यू। एवरेज का मतलब है 10 इकाई बेचने से यदि 100 रुपया आया तो 1 से कितना आया, 100/10 यानी 10 रुपया। औसत आगम मतलब प्रति इकाई क्वांटिटी से कितना प्राप्त हुआ, अर्थात कुल आगम टोटल रेवेन्यू को बेची गई वस्तु की मात्रा Q से भाग देने पर औसत आगम एवरेज रेवेन्यू प्राप्त होता है। गणितीय रूप में एवरेज रेवेन्यू AR बराबर टोटल रेवेन्यू TR बटा क्वांटिटी। उदाहरण के लिए, एक विक्रेता किसी वस्तु की 10 इकाइयाँ बेचकर 50 रुपया प्राप्त करता है तो औसत आगम AR बराबर 50/10 5 रुपया हो जाएगा। टोटल को क्वांटिटी से भाग देना है, 50/10 5 रुपया एवरेज रेवेन्यू AR हो जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 18 को पढ़िए, 18 नंबर पढ़िए। 18 भुगतान संतुलन क्या है? भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के कारणों को बताइए। आंसर, भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी देश के शेष विश्व के साथ हुए सभी आर्थिक लेन देन के रिकॉर्ड को भुगतान शेष या संतुलन कहा जाता है। यदि एक देश का शेष विश्व के साथ हुए सभी आर्थिक लेन देन यानी आयात निर्यात बराबर हो गया तो उसे भुगतान संतुलन कहेंगे, और यदि आयात निर्यात बराबर नहीं हुआ तो दोनों का अंतर करने से
कुछ शेषफल बचेगा, इसीलिए उसे भुगतान शेष कहेंगे। क्या समझ में आया? किसी देश का शेष विश्व के साथ हुए सभी आर्थिक लेन देन के रिकॉर्ड को भुगतान शेष या संतुलन कहते हैं। भुगतान शेष में 3 प्रकार की आर्थिक मदें शामिल होती है, जैसे दृश्य मदें, अदृश्य मदें और पूंजी अंतरण। मतलब दृश्य मदें यानी दिखाई देने वाला वस्तु, जैसे सीमेंट, कपड़ा, मशीन, चाय, कच्चे माल आदि। अदृश्य मदें मतलब सभी सेवाएं, जैसे संचार, सूचना, बैंकिंग, जहाजरानी आदि। और पूंजी अंतरण, पूंजी अंतरण मतलब पूंजीगत सामान का लेन देन, जैसे हेलीकॉप्टर का खरीद बिक्री, कोई फर्नीचर या कोई कार, बहुमूल्य कार, थार, फर्नीचर, मर्सिडीज, ये सब का खरीद बिक्री। ठीक है, पूंजीगत सामान का लेन देन। आगे देखिए, भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, प्राकृतिक कारण। भुगतान संतुलन के प्रतिकूल यानी भुगतान संतुलन के असंतुलन होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण जैसे बाढ़, सूखा, अकाल, भूकंप आदि भुगतान संतुलन में असंतुलन उत्पन्न करते हैं, जिससे आयात निर्यात बराबर नहीं होता है। आगे है आर्थिक कारण। पहला, विकास व्यय। विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर विकास खर्च करने के लिए भारी मात्रा में आयात किए जाते हैं। फलस्वरूप भुगतान संतुलन में घाटा उत्पन्न हो जाता है। आगे, व्यापार चक्र। अर्थव्यवस्था में व्यापारी क्रियाओं में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण आयात निर्यात पर प्रतिकूल बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है। आगे, बढ़ती कीमतें। ऊंची कीमतों के कारण वस्तुओं की आयातों में वृद्धि होती है, फलस्वरूप भुगतान संतुलन में घाटा उत्पन्न हो जाता है। आगे, तीसरा पॉइंट, सामाजिक कारण। सामाजिक संरचना में लोगों की रुचि, स्वभाव और फैशन में परिवर्तन होने के कारण देश की आयात निर्यात पर प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप भुगतान संतुलन में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। जैसे चाइना का सामान इंडिया के लोगों को अधिक पसंद है, तो इंडिया का लोग चाइना का सामान बेसी आयात कर लेगा, लेकिन इंडिया का बना हुआ अंतिम सामान चाइना के लोगों को अधिक पसंद नहीं है, तो चाइना का लोग इंडिया के वस्तुओं का अधिक आयात नहीं करेगा, जिसके चलते भुगतान संतुलन असंतुलन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अंतिम प्रश्न है, सवाल नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर, लॉन्ग क्वेश्चन। व्यापारिक बैंकों के कार्यों का वर्णन करें। व्यापारिक बैंकों यानी कॉमर्शियल बैंकों के कार्यों का वर्णन करें। आंसर, व्यापारिक बैंकों के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, कॉमर्शियल बैंक का निम्नलिखित कार्य है। पहला है प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक कार्य यानी मुख्य कार्य। याद रखिएगा, प्राइमरी फंक्शन को, प्राथमिक कार्य को मुख्य कार्य, अनिवार्य कार्य, आवश्यक कार्य, मौलिक कार्य, इम्पोर्टेंट कार्य कहते हैं। पहला, जमाएं स्वीकार करना। जमा स्वीकार करना व्यापारिक बैंकों का, कॉमर्शियल बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य जनता से जमाएं स्वीकार करना होता है। यानी व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं निम्नलिखित है। पहला, चालू जमा, करंट डिपॉजिट सीडी। दूसरा, बचत जमा, सेविंग डिपॉजिट एसडी। तीसरा, सावधि जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी। तीसरा, आवर्ती जमा, रिकरिंग डिपॉजिट आरडी। ठीक है, व्यापारिक बैंकों का, कॉमर्शियल बैंकों का पहला इंपॉर्टेंट काम है जमा स्वीकार करना। वह जनता से जमा स्वीकार करता है 4 तरह का। ठीक है, 4 टाइप से, चालू जमा, करंट डिपॉजिट, बचत जमा, सेविंग डिपॉजिट, सावधि जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट, आवर्ती जमा जो महीना महीना होता है, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। आगे है दूसरा इंपॉर्टेंट काम, ऋण देना। ठीक है, ऋण देना, लोन देना। व्यापारिक बैंकों का दूसरा मुख्य कार्य लोगों को ऋण देना, लोन देना है। बैंकों के पास जो रुपया बैंक में जमा के रूप में आता है, उसमें से एक निश्चित राशि कैशियर के द्वारा नगद कोष में रखकर बाकी रुपया को
बैंक द्वारा दूसरे व्यक्तियों को लोन उधार दे दिया जाता है, कर्ज दे दिया जाता है। व्यापारिक बैंक निम्न प्रकार के ऋण देते हैं। कॉमर्शियल बैंक निम्न प्रकार के लोन देते हैं। पहला नगद साख यानी डायरेक्ट कैश क्रेडिट, दूसरा अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट जो चालू खाता के लोगों के लिए होता है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा जिसमें जमा राशि से अधिक राशि भी निकासी कर सकते हैं। चालू खाता के खाते धारक के द्वारा ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। आगे है ऋण एवं अग्रिम, लोन्स एवं एडवांस। ठीक है, लोन्स एवं एडवांस। आगे तीसरा इंपॉर्टेंट काम है साख निर्माण करना, क्रेडिट क्रिएशन करना। क्रेडिट क्रिएशन करना वर्तमान समय में साख निर्माण व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य बन गया है। यानी बैंक जनता से प्राथमिक जमा राशि प्राप्त करते हैं और उससे क्रेडिट का ट्रांसफ़र करते हैं, अलग अलग व्यक्ति को लोन देता है, ऋण देता है। ठीक है, वर्तमान समय में साख निर्माण करना कॉमर्शियल बैंक का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। वह जनता से प्राथमिक जमा को प्राप्त करके थोड़ा सा रुपया को कैशियर के पास दिन प्रतिदिन के लेन देन करने के लिए 20% रुपया कैशियर के पास रख दिया, बाकी 80% रुपया अलग व्यक्ति को, दूसरा तीसरा चौथा व्यक्ति को लोन दे दिया, क्रेडिट का ट्रांसफ़र कर दिया, जिसे साख निर्माण कहते हैं। आगे दूसरा है बी नंबर, गौण या सहायक कार्य, सेकेंडरी फंक्शन। गौण या सहायक कार्य, द्वितीयक कार्य, सेकेंडरी फंक्शन यानी एजेंट के रूप में कार्य करना, लॉकर की सुविधा प्रदान करना, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करना, चेक ड्राफ्ट आदि की सुविधा देना। क्या समझिए, कॉमर्शियल बैंक व्यापारिक बैंक का अन्य कार्य होता है कि आम जनता के बैंकर एजेंट के रूप में कार्य करना, लॉकर की सुविधा प्रदान करना, एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड मास्टर कार्ड की सुविधा प्रदान करना, चेक ड्राफ्ट आदि की सुविधा देना। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग कोडरमा जिला के डीसी द्वारा जारी न्यू मॉडल पेपर में क्लास 12 इकोनॉमिक्स में मॉडल सेट 3 का सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों का सही सही आंसर को देखें। आप लोग सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।